हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की, जो कि है रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी। और इसमें बहुत सारे पद आए हैं, लगभग 32,000 से ज़्यादा पदों में भर्ती होने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये एस्पिरेंट्स के लिए, जो रेलवे की एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर अलग अलग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए, और क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रेलवे की ये है वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी हम इसको कह सकते हैं, या फिर अगर ऑफिशियली बोले तो ये लेवल 1 की वैकेंसी इसको कहते हैं। लेवल 1 की वैकेंसी 7th पे मैट्रिक्स में। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो एक शॉर्ट नोटिस हम कह सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस पहले आ चुका था, 28 दिसंबर को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था। तो आज इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है 22 जनवरी को, और अब इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ डेट्स जो हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 22 जनवरी से यहाँ पर आपके 22 जनवरी से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर सॉरी 22 जनवरी से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आ चुका है, और 23 जनवरी से आपका जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 23 जनवरी से लेकर आप 22 फरवरी तक आपके फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। तो लगभग एक महीना है आपके पास, 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी तक आपको अपने फॉर्म फिल करना है। चलिए, एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। तो एग्जाम की डेट को अभी डिक्लेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी ही एग्जाम की डेट जो है वो आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग कितनी वैकेंसीज है। लगभग 32,000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और लेवल 1 की ये वैकेंसी होती है। इनिशियल पे इसका 18,000 होता है, पर उसमें कई सारे अलाउंसेज और वो सारी चीज़ें होती है। 32,000, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 32,438 यहाँ पर वैकेंसीज है, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग कैटेगरीज में। तो कई सारी यहाँ पर वैकेंसीज है, और अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग चीज़ों में वैकेंसीज है। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका एज कितनी होनी चाहिए, एज यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, जो एज क्राइटेरिया है वो ये जो एज क्राइटेरिया है इस वैकेंसी का, मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो यूजुअली 33 ईयर्स की होती है, मतलब 18 से लेकर 33 साल तक की आपकी एज होना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है, जो कि इस बार की जो वैकेंसी आई है, उसमें आपकी एज को 36 साल तक कर दिया है। इसका मतलब है कि 18 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम यहाँ पे 36 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है इस वैकेंसी के लिए। ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कई सारे रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कितना रिलैक्सेशन है। जैसे ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। 36 साल के बाद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 36 ईयर के बाद की। जैसे ओबीसी के लिए 39 ईयर एज हो जाएगी। उसी तरीके से एससी एंड एसटी के लिए 5 ईयर्स एज हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो रेलवेज के जो एग्जिस्टिंग है, या फिर जो इंक्लूडिंग वर्कर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आपकी कैटेगरीज के हिसाब से आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लिया हमने कि मिनिमम 18 होना चाहिए, पर मैक्सिमम कैटेगरी के हिसाब से 36 साल के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे बात करें, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/1/2007 के बाद की नहीं होना चाहिए। और अगर और 2/1/1989 की बात करें, 1989 जो है उससे पहले की नहीं होना चाहिए ना। ये जनरल के लिए है। बाकी ओबीसीज के लिए 86, और एससी एसटी के लिए 84, इससे पहले की नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी बर्थ डेट अगर इनके बीच में आप फॉल हो रही है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है, ये रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम बस 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास 10th क्वालिफिकेशन है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑलरेडी द एजुकेशन टू टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN,
जो कि नोटिफिकेशन है। तो 22 फरवरी तक आपकी जो अगर क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, 10th कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। अभी जो रेलवे की वैकेंसी है इसको आपको अलग अलग जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी है और आरआरसी है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना रहता है। तो अलग अलग आरआरबी वाइज हम यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई है। जैसे कि अगर मुंबई जोन की हम बात करें, मुंबई आरआरबी की, तो मुंबई आरआरबी में अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। जैसे असिस्टेंट एसएनटी में यहाँ पर जनरल के लिए 180 है, एससी के लिए 69 है, एसटी के लिए 29 है। इस तरीके से आपको यहाँ पर वैकेंसीज दिख जाएगी आपकी कैटेगरीज में। तो कई सारी यहाँ पर पोस्ट में वैकेंसीज आई हैं। टोटल यहाँ पर हम बात करें तो टोटल इसकी बात करें अगर हम मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन में टोटल जनरल के लिए 1892 वैकेंसीज हैं और अलग अलग कैटेगरीज में आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करना है। कई सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें टेक्निकल जो आईटीआई डिप्लोमा है वो भी मांगा गया है। तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करना है। इसी तरीके से कई सारे जो आरआरबीज हैं उसमें यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि जयपुर जो जोन है, जयपुर जोन में भी यहाँ पर जनरल के लिए 797 वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 1433 वैकेंसी है जयपुर जोन में। उसी तरीके से हुबली जोन में यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो 503 वैकेंसीज हैं। जबलपुर जोन में 1614 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। आप आपके जो जोन है उसके हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भुवनेश्वर में यहाँ पर 994 वैकेंसीज हैं। बिलासपुर में 1337 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। न्यू दिल्ली जोन में 4785 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 4785 वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग जोन में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी जो क्राइटेरिया है और जब आप वैकेंसीज फिल करेंगे तो किस चॉइस में आप किस सीक्वेंस में फिल करेंगे वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चेन्नई में जैसे कि यहाँ पर 2694 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से गोरखपुर में 1370 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी में यहाँ पर 2048 वैकेंसीज हैं। कोलकाता में 1817 वैकेंसीज हैं। मुंबई अगेन जो सेंट्रल रेलवे वाला जो जोन है मुंबई का, उसमें 3244 वैकेंसीज हैं। और हाजीपुर जो ईस्ट सेंट्रल है उसमें 1251 वैकेंसीज हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में 2020 वैकेंसीज हैं। और कोलकाता का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला जोन है उसमें 1044 वैकेंसीज हैं। सिकंदराबाद के जोन में 1642 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जोन वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो कई सारे जोन ऐसे हैं, जैसे कि मुंबई जो जोन था सबसे पहला हमने देखा था, उसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। तो इसके हिसाब से आप जोन के हिसाब से आप वैकेंसी को और जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस एग्जाम का जो मोस्टली पैटर्न है वो एग्जाम एक यहाँ पर सिंगल एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। सीबीटी के बाद यहाँ पर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, पीईटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरीके से 4 स्टेप है। मोस्टली एग्जाम तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि सिंगल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल 90 मिनट्स का आपका इस एग्जाम की ड्यूरेशन होगी और उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके 90 मिनट्स में, 1.5 घंटे में। जिसमें आपके साइंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर वाला पार्ट है उसके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से तो आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि आपको 90 मिनट में करना है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर आपका रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चन उसके आएंगे। फिर मैथमेटिक्स और साइंस में 25-25 इक्वल हैं, और करंट अफेयर्स और जीके जिसको हम कह सकते हैं या फिर जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, तो उसमें 20 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान रखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होना है, शॉर्ट लिस्ट में आना है, तो जैसे कि जनरल को एटलीस्ट 40%, ईडब्ल्यूएस को भी 40%, ओबीसी, एससी एंड एसटी को 30% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एक बताया कि अभी जो नोटिफिकेशन में है वो सिंगल सीबीटी होगा, एक ही यहाँ पर टेस्ट होगा। पर अगर ऐसा लगता है रेलवे को, रेलवे अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पर एक ज़रूरत है सेकंड सीबीटी की भी, अगर ऐसा लगता है कि कई सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं और एक सेकंड टेस्ट भी होना चाहिए, तो सेकंड टेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सेकंड टेस्ट भी हो सकता है, बट ये प्योरली डिपेंड करता है रेलवे अथॉरिटीज़ के ऊपर। तो अभी तक तो यही है कि एक सिंगल यहाँ पे टेस्ट होगा। चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस होगा। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत बेसिक सा सिलेबस है यहाँ पर, जिसमें नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से देख सकते हैं। उसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जनरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपको 10th लेवल तक पढ़ना है, सिर्फ 10th लेवल तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। और जो जीके और करंट अफेयर है उसमें आपको जो मोस्टली करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका सीबीटी है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी। तो पीईटी में मोस्टली 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे किसी आरआरबी में, आरआरसी में जितने वैकेंसीज हैं, उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को पीईटी में बुलाया जाता है। तो पीईटी में आपको एक फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे मेल के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है कि 35 kg वेट जो है उसको आपको 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में। 100 मीटर तक आपको 35 kg का वेट उठा के चलना है 2 मिनट में, और उसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। वेट आप नहीं रख सकते हैं, नीचे नहीं रख सकते हैं। उसके साथ आपको 1000 मीटर की, यहाँ पे 1000 मीटर की एक रनिंग है, जो कि आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में करना है। एक ही बार आपको इसमें चांस मिलेगा। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो 20 kg यहाँ पर उनको वेट लेके 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में, एक ही बार इसका सिंगल चांस है। उसके साथ उनको 1000 मीटर की जो है रनिंग करना है 5 मिनट और 40 सेकंड में। तो आप यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका पीईटी कंप्लीट हो जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से इसकी ये पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।